गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम कंटिन्यू करेंगे टेक्सटाइल टेस्टिंग में ही टीयरिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो अभी तक हम पढ़ चुके थे टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये एक और स्ट्रेंथ है टीयरिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो जिसमें हम टॉपिक में आज कवर करेंगे कि टीयरिंग स्ट्रेंथ है क्या, और के फैक्टर अफेक्टिंग टेयरिंग स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेयरिंग टेयरिंग स्ट्रेंथ को हम कैसे किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, कितने मेथड हैं, कितने स्टाइल्स हैं, और ट्रेनिंग टीयरिंग सैंपल्स प्रिपरेशन कि इसका सैंपल हम स्पेसिमेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या साइजेस होंगे, और टीयरिंग स्ट्रेंथ का डायग्राम। ओके, लेकिन इससे पहले कि लास्ट क्लास में हमने एक बार देखा था स्ट्राइप टेस्ट और ग्रैब टेस्ट। ओके, तो थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं कि स्ट्राइप टेस्ट क्या है और ग्रैब टेस्ट क्या है, जो टेंसाइल निकालने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने में यूज होता है। तो इसके दो मेथड होते थे फैब्रिक में टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो स्ट्राइप टेस्ट था, तो स्ट्राइप टेस्ट में क्या करना है हमें कि सैंपल साइज लेना है 8 इंच लेंथ वाइज में और ब्रेड्थ वाइज में 2 इंच। ओके, तो हम दोनों में निकालते हैं। पहले फर्स्ट टाइम वार्प, पहले वार्प में निकालते हैं और फिर वेफ्ट में निकालते हैं। तो वार्प के डायरेक्शन पे हम मार्क कर देंगे फैब्रिक में कि वार्प की डायरेक्शन कौन सी है और वेफ्ट की डायरेक्शन कौन सी है। फिर वार्प की डायरेक्शन में यानी वार्प का जब सैंपल प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वार्प के लेंथ वाइज में 8 इंच का 8 इंच और ब्रेड्थ वाइज 2 इंच। ओके, एक्चुअली 2 इंच होना चाहिए लेकिन हम कट करते हैं 2.5 इंच। ओके, 2.5 इंच इसलिए कट करते हैं ब्रेड्थ में क्योंकि उस पर जो एंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम रिमूव करते हैं। अगर ब्रेड्थ में हमने, ओके, तो वार्प में क्या होगा कि अगर हमने 2.5 इंच का सैंपल लिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1/4 इंच 1/4 इंच को रिमूव कर देंगे एंड्स। ओके, तो इसीलिए जो एक्चुअल सैंपल की ब्रेड्थ हो जाएगी वो 2 इंच हो जाएगा। ओके, यानी नंबर ऑफ एंड्स ब्रेड्थ वाइज में 2 इंच में रहेंगे और लेंथ वाइज में एक एंड्स का लेंथ 8 इंच रहेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम ये इसलिए करते हैं ताकि जितने भी एंड्स हैं वो हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें या वो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। ओके, तो इसीलिए इसे स्ट्रिप टेस्ट भी इसीलिए बोलते हैं। फिर और जो सैंपल हमारा तैयार हो जाएगा 8/2 इंच का, और बोथ साइड दोनों साइड से एंड्स हमने रिमूव कर दिए हैं, तो अब कम्प्लीटली सैंपल को हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन या सैंपल को हम ग्रिप कर देंगे। जो हमारे मशीन्स पे देखे थे जॉस होते हैं, अब जॉ और बॉटम जॉ। ओके, उन पे हम एक फिक्स्ड होता है एक मूवेबल होता है, तो उन पे फिक्स कर देंगे। फिर उसी के हिसाब से जो जिस रेंज का होगा लोड अप्लाइड कर देंगे, और जिस अकॉर्डिंग जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग या जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करने वाले हैं वो टेस्ट आगे करेंगे। इसी तरीके से ग्रैब टेस्ट होता है। ग्रैब टेस्ट में हम क्या करते हैं कि लेंथ लेते हैं 6 इंच पे और ब्रेड्थ लेंगे 4 इंच। ओके, फिर जॉ ब्रेड्थ को, जिसमें जो जॉ ब्रेड्थ होता है वो 1 इंच का ही होता है और वो जो गॉज लेंथ होता है वो 3 इंच का होता है। ठीक है, और जो स्पीड को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि 20 ± 30 सेकेंड्स के आसपास उसको ब्रेक होना चाहिए। ओके, अब आते हैं टेयरिंग स्ट्रेंथ में। तो टेयरिंग स्ट्रेंथ में हमारा क्या पहला क्या है कि कहते हैं अ फैब्रिक टीयर्स व्हेन इट इज स्नैच्ड बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट एंड द इंटीमेट स्मॉल पंचर इज converted into long rib by what may be a very small extra effort। ओके, तो अब फैब्रिक है, फैब्रिक क्यों टीयर्स हो सकता है कि कहते हैं या तो कोई किसी ऑब्जेक्ट से वो टच हुआ, या किसी छोटा सा होल हो गया, या होल होने पे भी और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो वो खिंच गया। ठीक है, तो इस टाइप के लिए हम टीयरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसी तरीके से इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेंथ फेलियर ऑफ द फैब्रिक इन यूज। तो जब भी हम कोई भी फैब्रिक यूज कर रहे होते हैं, पहन रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि किसी नुकीली चीज़ से टच हो गया, तो या कोई एक हॉल हो गया, फिर वो हॉल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, या छोटा सा भी स्मॉल फोर्स लगता है तो वो और जल्दी बड़ा हो जाता है या पूरा फैब्रिक कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टीयरिंग स्ट्रेंथ इस कैटेगरी में आ जाता है। फिर और ये टीयरिंग स्ट्रेंथ हमारा इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स में भी चाहिए होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े टेंट लगते हैं, सैक्स है और पैराशूट फैब्रिक है, कि अगर थोड़ा सा भी मतलब इतना इनफ होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी फैब्रिक में डैमेज आया है तो वो डैमेज को कंट्रोल कर सके या उससे ज़्यादा उस डैमेज को होल को ना बढ़ने दें। ठीक है, तो इस चीज़ के एनालिसिस करने के लिए हम फैब्रिक पढ़ते हैं। फिर कहते हैं एप्लीकेशन और है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें लो टीयर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है,
जैसे अडेसिव टेप हो गया, बैंडेज हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स को क्या करना है कि तुरंत उसको कट करना है अगर सीजर वगैरह नहीं मिल रहा है, या इजीली हाथ से हम कट कर सकें। टेप है और बैंडेज है, तो यहाँ पे हमें लो टीयरिंग स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ओके, इसी तरीके तो हमारा नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग टीयर स्ट्रेंथ। ओके, तो टीयर स्ट्रेंथ पहले खुद देखो टीयर स्ट्रेंथ आया कैसे हुए है। इसमें मैक्सिमम एंड्स तो नहीं एक होल होगा, यानी अगर फैब्रिक है, फैब्रिक में पहले क्या होगा कि हल्का सा कट लगेगा, स्मॉल कट होगा, फिर वो स्मॉल कट बिग डैमेज में कन्वर्ट होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो सिंगल यान है या सिंगल थ्रेड है, ठीक है, या स्मॉल ग्रुप है, तो उन पे अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो फिर उस फैब्रिक की भी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ओके, यानी वो फैब्रिक इजीली डैमेज नहीं होगा अगर सिंगल थ्रेड की स्ट्रेंथ अच्छी है। ओके, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट बोलता है कि इन लूज फैब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपिंग थ्रेड्स अकर्स डिजाइनिंग हायर टियर स्ट्रेंथ। तो ओके, जो जैसे जो लूज फैब्रिक होता है, लूज फैब्रिक यानी फ्लोट ज़्यादा है, ठीक है, जैसे ट्विल है, सैटिन है, तो इसमें क्या होगा कि एंड्स और पिक्स फ्री होते हैं थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, तो वो लूप होंगे तो ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को डैमेज करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ हैंड्स और नंबर ऑफ पिक पे, तो फैब्रिक कम डैमेज होगा। तो इसीलिए जो लूज स्ट्रक्चर होता है तो उसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, यानी वो इजीली डैमेज नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से एक है कि आल्सो फैब्रिक विथ स्मूथ यार्न सो हायर टियर स्ट्रेंथ। ओके, तो स्मूथ यार्न है यानी वो जल्दी रफ नहीं होगा, या जल्दी क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसमें फोर्सेस स्लिप हो जाएगा, या वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर स्मूथ है तो वो हायर स्ट्रेंथ होगा। हाई टेस्ट फैब्रिक, ये जैसे हाई सेट फैब्रिक रिड्यूस थ्रेड मूवमेंट, सो टियर स्ट्रेंथ ड्रॉप कंसिडरली। हाई सेट क्या है, हाई सेट टर्म यूज हुआ है कि कहते हैं डेंसिटी। ओके, डेंसिटी यानी फैब्रिक की डेंसिटी क्या है, ईपीआई पीपीआई। तो अगर हमारा हाई सेट सेट ऑफ फैब्रिक ज़्यादा है, यानी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ईपीआई और पीपीआई बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि मूवमेंट नहीं हो पाएगी एंड्स की। तो इस केस में भी वो इकट्ठे भी नहीं हो पाएंगे, मतलब ग्रुपिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स आ रहा है फैब्रिक में, तो वो फोर्स फेस कौन कर रहा है, एंड्स ऑफ पिक फेस कर रहे हैं, तो वो 1/1 फेस कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी ब्रेक होते चले जाएंगे। तो इस केस में भी हमारा स्ट्रेंथ कम होगा फैब्रिक का। ठीक है, स्पेशली फैब्रिक और जो फैब्रिक का ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम फिनिश कर देते हैं, जैसे ड्रिप ड्राई है और रेजिस्ट टेम्परेचर, तो ये सब क्या करेंगे कि रिड्यूस कर देंगे, और कुछ ऐसी भी फिनिश हो सकती है कि उससे स्ट्रेंथ इम्प्रूव भी हो जाए। ओके, इसलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जैसे मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक टियरिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो हमें मेजरमेंट करने के लिए जो पहला है सिंगल रिप टियर टेस्ट। अब ये हम आगे जब सैंपल प्रिपरेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसे सिंगल रिप टीयर टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, और दूसरा है डबल रिप टीयर टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, और तीसरा है कहते हैं 11 ड्रॉप टीयर टेस्टर, जो पेंडुलम टेस्ट लीवर पे वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन अभी हम तीन डिस्कस कर रहे हैं, और भी सिस्टम है और भी मेथड है। ओके, तो सिंगल रिप टीयर टेस्ट, डबल रिप टीयर टेस्ट और एलमेंट ड्रॉप टीयर टेस्टर जो पेंडुलम टेस्टर पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम टीयर टेस्ट सैंपल्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इस पे सैंपल्स का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप लोग समझना कि ये जैसे फैब्रिक है, ओके, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ दोनों कंडीशन में हम कैलकुलेट करना है, वार्प में भी निकालना है और वेप्ट वे में भी निकालना है। तो सैंपल भी दोनों प्रिपेयर होंगे, एक वार्प वाइज भी प्रिपेयर होगा और वेप्ट वाइज भी प्रिपेयर होगा। तो अभी एक कोई एक डायरेक्शन मानो कि हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सैंपल ए देख पा रहे होंगे आप, सैंपल ए में क्या करना है कि 4/4 लेंथ में हो गया और 1.5 इंच। ठीक है, ये सारा इंच पे दिया हुआ है। इसका हमने एक पीस लिया, इस पीस को लेने के बाद क्या किया हमने, 1.75 इंच का बीच से कट लगा दिया एक। ठीक है, तो कट लगाने से क्या हो गया कि सैंपल क्या हो जाएगा कि इस पोर्शन से देखोगे, बैक पोर्शन से देखोगे तो कंप्लीट एक सैंपल है, लेकिन ए से देखोगे कि दो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर पे आप देख पा रहे होंगे दो जॉ। तो जब बीच से कट हो चुका है तो एक जॉ हम ऊपर फिक्स कर सकते हैं और एक पॉइंट नीचे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सैंपल का बैक साइड दोनों जुड़ा हुआ होगा।
ओके, तो इसी तरीके से सैंपल बी में क्या है, थोड़ा सा और एडवांस किया गया है। सैंपल बी में हमने क्या किया है कि जो सैंपल लिया है वो 3.5 इंच और 3 इंच का लिया है, लेकिन इसमें क्या किया हमने कि 2 इंच का, जो हमारा 3 इंच लेंथ था, उसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो 1 1 इंच के 3 मार्क लगाए गए। ठीक है, जो मिडिल वाली वैल्यू थी उसको हमने 2 इंच तक कट कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे सैंपल ए में क्या हुआ था कि 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ था। हाफ सैंपल कंप्लीटली एक पार्ट है, हाफ सैंपल 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ। एक पार्ट को हमने एक जॉब पे माउंट किया, दूसरे पार्ट को दूसरे जॉब पे माउंट किया। इस पे क्या होगा, सैंपल बी पे क्या होगा कि 3 पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ हाफ सैंपल तो कंप्लीटली एक पार्ट रहेगा 3 इंच का। फ्रंट साइड बात करोगे तो एक क्या हो जाएगा, 1 इंच का एक पार्ट, दूसरे इंच का फिर दूसरा पार्ट, और तीसरे इंच में भी एक पार्ट। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अमाउंट करने के लिए क्या होगा कि 3 जॉ चाहिए होंगे। एक जॉ पे ये बीच वाला पार्ट हो जाएगा और बाकी 2 जॉ पे ये दोनों पार्ट रहेंगे। इसीलिए सिंगल रिप और डबल रिप बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि सिंगल रिप सैंपल का प्रिपरेशन कैसा होगा और डबल रिप का कैसा होगा। इसी तरीके से सी देखोगे तो इसमें थोड़ा सा और एडवांस किया गया है कि इसमें 4.5 लिया गया है, 3 लिया गया है। हाफ सैंपल देखोगे तो जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करते थे, सैंपल और सैंपल बी में हम स्टार्टिंग से ही कट मार्क लगा देते थे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 0.5 इंच छोड़ के फिर कट मार्क लगाना है। फिर वो सैंपल को हमने निकालना है जो कट हो रहा है 1 इंच का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सैंपल प्रिपरेशन है। और ये सैंपल डिपेंड करता है कि हम किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसी का साइज, स्पेसिमेन और नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ मेथड चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर आगे ये देखो मशीन देखते हैं। तो अगर हम मशीन के बारे में देखें, ओके, तो ये मशीन है जो एलिमेंट ड्रॉप टेयरिंग टेस्टिंग निकालने के काम आता है। तो इसमें सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप जॉ। ठीक है, तो अगर कोई भी मशीन हो तो हमें पहले कैलिब्रेशन करना है। तो इसमें जो इस मशीन का है ये सिर्फ पेंडुलम लीवर टाइप का वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो ये ब्लैक पार्ट है, ठीक है, जिसपे वेट लिखा हुआ है, इस पर हम वेट चेंज कर सकते हैं एज पर जो हमारा स्पेसिमेन है, या जो हमारा जिस मेथड के अंदर या जिस स्टैंडर्ड के अंदर हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसी पे ये ब्लैक में एक स्केल जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्केलिंग होती है और पॉइंटर होता है। ठीक है, अब मैं अगर देखोगे, अगर यहाँ पे जॉ देखोगे तो जॉ पे हम जो सैंपल प्रिपरेशन कर लिया, और सैंपल को एक एक जो जॉ है वो रहता है मशीन के साथ, यानी फिक्स है, वो वहीं पे रहेगा। दूसरा जॉ जो होता है वो पेंडुलम के साथ लगा हुआ है, तो वो मूवेबल है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं क्या करूँ कि मान लो कोई भी सैंपल नहीं है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हटा दूँ, क्योंकि अभी पेंडुलम क्या है कि कहते हैं एक लोडेड टाइप में है। ठीक है, तो अगर मैं पेंडुलम को फ्री मूवमेंट दूंगा तो पेंडुलम क्या करेगा कि अपनी पोजीशन पे कर्व बनाते हुए इधर से उधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या करूँ कि यहाँ पे मैं कोई सैंपल लगा दूँ। ठीक है, यानी जॉ 1 फिक्स है, जॉ 2 क्या होगा, पेंडुलम के साथ ही चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई सैंपल लगा दूंगा तो जो पेंडुलम पहले जितनी दूरी तय कर रहा था वो उसको रजिस्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे ऐसा सैंपल लगा है कि जो मान लो टीयरिंग स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी टीयर नहीं हो रहा है, तो वो सैंपल क्या करेगा, पेंडुलम को आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, लेकिन फैब्रिक ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, तो फैब्रिक की स्ट्रेंथ तो कम ही होगी। लेकिन फैब्रिक क्या करेगा कि इस पेंडुलम को जितनी दूरी जाना चाहिए था उतनी दूरी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो कुछ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। या वो जितना सैंपल क्या करेगा कि सैंपल जब तक टीयर नहीं हो पा रहा है जब तक उसको रेजिस्ट करेगा, और जैसे ही टीयर हो जाएगा तो उसको अलाउ कर देगा। यानी इस पेंडुलम का जितना भी मूवमेंट होगा कर्व सर्कल में, तो वो सैंपल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही सैंपल उसकी मूवमेंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, वही चीज़ हम पॉइंटर और स्केल के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। वही हमारा केजी में स्ट्रेंथ होता है। ओके, यानी कि जितना सैंपल स्ट्रांग होगा उतना ही पेंडुलम के मूवमेंट को वो रोकेगा, रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए कि ये मशीन है, पेंडुलम है, इसमें हम वेट अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। 2 जॉ है, एक जॉ पेंडुलम के साथ रहता है जो मूवेबल है, एक पेंडुलम फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इस पर स्केलिंग रहेगी और पॉइंटर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब सिंगल रिप टीयर टेस्ट में क्या करना पड़ेगा हमें।
सिंगल रिप में क्या करना है कि जो हमारा सैंपल है वो जॉ ए और जॉ बी पे फिक्स कर देना है, ठीक है। जो दो जॉ थे उन पे फिक्स कर देना है। स्पीड को हमें 50 mm पर मिनट और 300 mm पर मिनट लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जॉको का टीयर है वो सेम है कि जब पेंडुलम खुलेगा हम उसे अलाउ करेंगे, तो पेंडुलम जब अपना कर्व बनाएगा तो दोनों जॉ अलग हो जाएंगे। अलग होंगे तो जितना ज़्यादा सैंपल रजिस्ट करेगा वही हमारा फोर्स होगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि हम एवरेज ऑफ 5 हाईएस्ट पीक आर टेकन एज टीयर स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या करते हैं कि हम कई सारे सैंपल को टेस्ट करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वैल्यू आती है जिनकी, जो ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है यानी जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा केजी पे, उस वैसी 5 वैल्यू का एवरेज निकाल के हम उसको टीयर स्ट्रेंथ मानते हैं। वो एज अ वार्प वार्प का टीयरिंग वार्प साइड का हो गया और वेब साइड का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि जो कोई भी फैब्रिक यूज होगा तो या तो वो वार्प वाइज टीयरिंग होगा या वेब वाइज टीयरिंग होगा। तो इसी तरह वार्प और वेप्ट की डायरेक्शन को मानते हुए हम इसको रिपोर्ट करते हैं कि ये इसकी वार्प वे की स्ट्रेंथ ये है और वेप्ट वे की स्ट्रेंथ ये है, ओके। इसी तरीके से डबल रिप टीयर टेस्ट में क्या होगा कि दस, ओके। तो जो समझाने के लिए हमने क्या बोला था कि जो डबल रिप टीयर टेस्टिंग का सैंपल प्रिपरेशन किया था उस पर हमने 3 कट थे, एक मिडिल वैल्यू अलग थी और 2 वैल्यू अलग थी। तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे कि जो सेंट्रल वाला था उसको हम करेंगे ग्रिप करेंगे किसके साथ, पेंडुलम वाले जॉ के साथ। और जो 2 अलग से थे उनको हम फिक्स कर देंगे जो फिक्स जॉ है, ओके। तो इस तरीके से हमारा सैंपल माउंटेड हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि कहते हैं वो क्या करेगा, बीच वाला सैंपल 2 टीयर देगा उस सैंपल में साइमल्टेनियसली एक साथ, इसीलिए इसे हम डबल ड्रिप बोलते हैं और उसको सिंगल ड्रिप बोल देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें भी करेंगे कि नंबर ऑफ टेस्ट करेंगे वार्प डायरेक्शन में भी वेक्टर डायरेक्शन में भी। फिर जो हाईएस्ट 5 होंगी उनका एवरेज निकाल के हम एज अ वार्प डायरेक्शन और वेक्टर डायरेक्शन स्ट्रेंथ बोल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये एक एलवन ड्रॉप टीयर टेस्टर है जो पेंडुलम लीवर पे वर्क करता है। तो ये भी वही जो फिगर था इसका लाइन डायग्राम है। तो लाइन डायग्राम में भी देख पा रहे होगे कि स्केल है, ठीक है, पॉइंटर है और हमारा फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ है और ये स्टॉपर है पेंडुलम को। तो ये वो कंडीशन है कि जब सैंपल माउंट नहीं है या सैंपल टीयर हो चुका है, इसी पेंडुलम को मैं हाईएस्ट वैल्यू में ले जाऊंगा, यानी दोनों जॉ हैं वो एक साथ आ जाएंगे। दोनों जॉ एक साथ आ जाएंगे, उन पे सैंपल माउंट कर देंगे। सैंपल माउंट करने के बाद मैं इसको फोर्स हटा दूंगा, यानी पेंडुलम को इस पोजीशन पे आने देंगे। तो पेंडुलम जब अपनी पोजीशन पे आ रहा होगा तो फैब्रिक उसको रेजिस्ट करेगा और वही जितना फोर्स रेजिस्ट करेगा वही यहाँ पे स्केल पे पॉइंटर के थ्रू आ जाएगा, तो वही उसका स्ट्रेंथ होगा, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जितना भी एनर्जी में लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस क्या है, टीयरिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल वर्क पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हो जाएगा। तो इन सब फार्मूला ऑलरेडी फिट रहता है कंप्यूटर पे सिस्टम पे। तो हम डायरेक्टली हमें ये पॉइंटर रीडिंग दे देता है स्केल पे। ये सारी हमें स्केल क्रिएट करने के लिए ये सब एनालिसिस की ज़रूरत है। सिंपली हम मशीन पे डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है। फिर इसी तरीके से थैंक्स। और हम क्या करेंगे कि पेंडुलम लीवर पे हमारा 5 टेस्ट आ गया, ठीक है। वार्प डायरेक्शन पे हाईएस्ट वैल्यू हमने ले ली, वेक्टर डायरेक्शन की भी हाईएस्ट वैल्यू ले ली, तो हमारा वार्प डायरेक्शन का टेंसाइल आ गया, वेक्टर डायरेक्शन का भी आ गया। और अगर फर्दर यूज करना है, सिंपली एक वे पे देना है, तो हम क्या करते हैं कि फैब्रिक में वार्प का स्ट्रेंथ और प्लस वेक्ट का स्ट्रेंथ जोड़ लिया। या मान लो अगर हमारा 2000 kg वार्प डायरेक्शन का आया, ठीक है, 1800 kg वेक्टर डायरेक्शन का आया, तो हम दोनों को जोड़ देंगे और जीएसएम से डिवाइड कर देंगे, तो वो एक हमारा कांस्टेंट है और ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी फैब्रिक की स्ट्रेंथ देखने के लिए, ओके। सो थैंक्स।